Everyone, welcome to the class of multiple choice questions in project management, and we are again on a very important concept of PERT and CPM, right? PERT CPM, which is extensively used in operations management, quantitative techniques, right, as well as in project management. So project management is the major part where PERT CPM techniques are used, right? So let us start with the first one. Fill in the blank है, it's a series of related activities which result in some product or services. So it's a network. याद रखिएगा, network is a series जिसमें आपको सिखाए थे network बनाना, how to construct a network with the help of succeeding and preceding activities with the help of arrows. So you prepare the networks, and networks are a series of related activities which result in some product or services. Any activity which does not consume either any resource or time is called as a dummy activity. So आपको ध्यान रखना है उसका नाम, it's a dummy activity. Time cost trade-off is called as crashing. Must remember, time cost trade-off is also called as crashing. Activities that cannot be started until one or more of the activities are completed, right, but immediately succeed them are called as successor activities, right? तो जब भी ये succeed word आ जाए समझ जाइएगा, it is related to succeeding activities. Succeeding मतलब आगे वाली और preceding मतलब पीछे वाली. तो ये तो हो गई succeeding activity और ये पीछे वाली को बोला जाएगा P, preceding activity. An event which represents the beginning of more than one activity, it is called as burst event. तो burst मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा activity originate होती हैं, remember it is called as a burst event. और जहाँ पर आकर activities merge होती हैं, it is called as merge event, right? So the answers are also given. But this lecture is so important because along with the answers you will be learning the explanation part, right? केवल आंसर टिक करना ज़रूरी नहीं है, वो आंसर क्या डिनोट कर रहा है और वो कैसे आया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बर्स्ट इवेंट जहाँ से एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ बर्स्ट हो रही हैं, निकल रही हैं, दिस इज़ बेसिकली द बर्स्ट इवेंट. और जहाँ पर एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ मर्ज होती हैं उसको बोला जाता है मर्ज इवेंट. शायद हो सकता है ये एमसीक्यू भी आ जाए आगे चल के. नो नहीं है, कोई बात नहीं, आपको याद रखिएगा जहां पर एक से ज्यादा एक्टिविटीज मर्ज हो रही है, इट इज कॉल्ड एज अ मर्ज इवेंट. एक्टिविटीज लाइंग ऑन द क्रिटिकल पाथ आर सिंपली कॉल्ड एज क्रिटिकल एक्टिविटीज. क्रिटिकल पाथ जो कि लॉन्गेस्ट पाथ भी होता है प्रोजेक्ट का, उसमें सारी एक्टिविटीज जो आती हैं उनको बोला जाता है क्रिटिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज. An activity which must be completed before one or more activities is started is always called as a predecessor. ये अभी आपको डायग्रामेटिकली बताया भी था. जब भी before वाली बात आए तो इसका मतलब वो predecessor की बात हो रही है. वो एक्टिविटी पहले वाली एक्टिविटी को कंप्लीट करना जरूरी है. देखो आप ये चीज, ये आपको बताया था, पहले वाली कंप्लीट हो रही है, बिफोर वाली है predecessor और आगे वाली है successor. नंबर 8, पेसिमिस्टिक टाइम मतलब कि टीपी या सिंपली बी भी बोलते हैं इसको, एंड ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब टीओ विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए, आर गिवन एज 10. तो टीपी तो है 10, टीओ इट इज 4. व्हाट इज द वेरियांस? वेरियांस होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर और इसका फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन 6 का होल स्क्वायर, right? It is also called as TP minus TO by 6 का होल स्क्वायर. तो अब देखो आप, B है यहाँ पर यानी TP है यहाँ पर 10, A है यहाँ पर 4 अपॉन 6 किया तो 10 माइनस 4 बाय 6 का होल स्क्वायर, तो 6 अपॉन 6 यानी कि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1. सिमिलरली TP कितना है, टीपी यहाँ पर 10 माइनस टीओ टाइम ऑप्टिमिस्टिक वो है 4 बाय 6 का होल स्क्वायर,
तो 10 माइनस 4 6/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6/6 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, सो द राइट आंसर इज 1। तो आंसर तो दिया हुआ है, लेकिन आया कैसे ये आंसर वो निकालना जरूरी है ना। तो वो कैसे आ रहा है आपका आंसर 1 विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, b माइनस a अपॉन 6 का होल स्क्वायर। b है यहाँ पर TP, a है यहाँ पर TO, मतलब टाइम ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होता है शॉर्टेस्ट टाइम और b पेसिमिस्टिक होता है लॉन्गेस्ट टाइम। व्हाट इज PERT बेस्ड ऑन? PERT में ये तीनों टाइम एस्टिमेट आते हैं, टाइम ऑप्टिमिस्टिक यानी TO also called as A, pessimistic TP also called as B, most likely TM also called as M। तो all of the above, PERT तीनों पे ही बेस्ड होता है। नेक्स्ट नंबर 10, which of the options is not a challenge while scheduling a project? इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज कोई चैलेंज नहीं होती हैं, right? Those activities which do not depend on other activities or other related activities or resources, वो कोई खास चैलेंज नहीं है। लेकिन deadlines, too many workers and cost delay are great challenges while scheduling a project। तो independent activities नाम से ही पता लग रहा है कि उनका कोई ऐसा खास कंसर्न नहीं है, ना ही वो कोई चैलेंज है while scheduling a project। What is the particular task performance in CPM? It is activity. Activity is that part which is time consuming as well as resource consuming part of the project। तो task को task performance is in CPM is known as activity। critical path is the longest path, ये हमने कई बार बताया भी हुआ है क्लासेस में। critical path is always termed as the longest path। What is the starting event of a CPM network diagram called as tail event? अब यहां ध्यान रखिएगा, दो तरह के इवेंट होते हैं। एक जहां से वो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है उसको बोलते हैं टेल इवेंट, और दूसरा जहां पर वो कंप्लीट हो रही है उसको बोला जाता है हेड इवेंट। सो आई टोल्ड यू द MCQs आंसर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, वो दे रखे हैं राइट, बट हाउ आर यू डिराइविंग दोज आंसर्स दैट आर मोर इंपॉर्टेंट। तो जहां से एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है वो होता है टेल इवेंट, और यहां पर जहां पर वो कंप्लीट हो रही है वो एरो से शो करना जरूरी है। जहां पर वो कंप्लीट हो रही है उसको बोला जाता है हेड इवेंट। तो जैसे एक्टिविटी ए है उसका स्टार्टिंग है टेल, और जहां पर वो कंप्लीट हो रही है उसको बोला जाता है हेड इवेंट। नंबर 14, एक्टिविटीज A, B, C are the immediate predecessors for Y activity. If the earliest finishing time for three activities are 12, 15 and 10, what will be the earliest starting time for Y? So starting time for Y will always be 15. Now you must be asking why. You've done practicals on CPM. राइट मान लीजिए तीन एक्टिविटीज हैं, ए है, बी है और सी है। राइट ए का टाइम है यहाँ पर 12, इसका आ रहा है 15 और इसका आ रहा है 10। नाउ अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम फॉर वाई। अब वाई अगर हम देखें यहाँ पर अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ए जब तक 12 डेज में कंप्लीट होगी, बी 15 डेज में कंप्लीट होगी और सी 10 डेज में कंप्लीट होगी। जब ये तीनों एक्टिविटीज कंप्लीट होंगी सिर्फ तभी वाई एक्टिविटीज स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि वाई से पहले तीनों प्रीसीड कर रही हैं, मतलब वाई एक्टिविटी इन तीनों पर डिपेंड कर रही है। अब ये चाहे 12 दिन में पूरी हो जाए, ये चाहे 10 दिन में पूरी हो जाए, लेकिन जब तक ये बी एक्टिविटी 15 डेज में पूरी नहीं होगी तब तक वाई एक्टिविटीज को आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर वाई विल बी 15। सो दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल MCQ, यू मस्ट रिमेंबर दिस कि जब तक पहले वाली तीनों एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं होती हैं तब तक आगे वाली एक्टिविटी को आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों इस एक्टिविटी जो हैं ये डिपेंड वाई एक्टिविटी डिपेंड कर रही है इन तीनों एक्टिविटीज पर। यानी कि इसका मतलब कि 12 दिनों में अगर सीमेंट आ रहा है, 15 दिनों में आपके पास जो उसका मिक्सचर बजरी आ रही है, और 10 दिनों बाद कंक्रीट आ रही है, तो जब ये तीनों रॉ मटेरियल मिलेंगे तभी आगे चलकर वो जो फिलिंग है
चाहे वो पिलर्स की फिलिंग हो, पिलर्स में जो जाता है ना मिक्सचर, रोड़ी, कंक्रीट, सीमेंट, बजरी का, जब तक ये पूरा तीनों मिलेंगे नहीं तब तक ऐसा थोड़ी कि आप केवल अकेले सीमेंट से ही वो पूरा पिलर्स को फिल करना स्टार्ट कर देंगे। मान लीजिए कोई फ्लाईओवर बन रहा है और उसके पिलर्स को फिल कर रहे हैं आप पूरे मिक्सचर से, तो उसमें पूरा ये बजरी, सीमेंट, कंक्रीट तीनों मिलेंगी, तो एक 12 दिन बाद आ रही है, एक 10 दिन बाद और एक 15 दिन बाद। अब चाहे ये 12 दिन बाद आ जाए, एक अकेले से ये एक्टिविटी वाई स्टार्ट नहीं हो सकती है जब तक तीनों पूरी नहीं होंगी, यानी ये 15 दिन वाली एक्टिविटी भी पूरी नहीं होगी तब तक वाई एक्टिविटी को आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और आपको बताया भी था कि इन ईएस यू ऑलवेज टेक द हाईएस्ट वैल्यू। और एक चीज, अगर एलएफ की बात होती है, लेटेस्ट फिनिश, तो उसमें लेनी होती है हमेशा लोएस्ट वैल्यू। याद रखिएगा, शॉर्टकट भी बताएं क्लासेस के अंदर कि एलएफ का जो स्टार्टिंग लेटर है वो भी एल है, एंड लोएस्ट का भी स्टार्टिंग लेटर एल है। कभी भूल जाएं तो याद रखिएगा। एक्टिविटी इन अ नेटवर्क डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, सर्कल्स नहीं, लाइंस से देखो आप रिप्रेजेंट करी जा रही हैं, लाइंस और साथ में ये एरो। यहां से जो लाइन है along with the arrow, it is representing the activity in a network diagram. What happens when a project is scheduled by CPM? Project is divided into various activities, correct? Required time for each activity is established, वो भी ठीक है। हर एक्टिविटी जो प्रोजेक्ट है वो डिवाइड करते हैं एक्टिविटीज़ में, हर एक एक्टिविटी का टाइम, जैसे मान लीजिए इसका 15 डेज है, इसका 12 है, एंड सो ऑन, वो एस्टैब्लिश किया जाता है। सीक्वेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज इज मेड अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस, बिल्कुल ठीक है, सीक्वेंस भी बनाई जाती है एक्टिविटीज की, राइट, एंड दैट्स हाउ यू कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क डायग्राम। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, राइट। प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटीज, टाइम फॉर ईच एक्टिविटी इज एस्टैब्लिश्ड, and sequence of various activities is made according to their importance. Full form of PERT, that is simply program evaluation and review techniques. ये तो कई बार आप लोगों ने सुन रखा होगा, program evaluation and review techniques is the full form for PERT, और CPM का होता है critical path method, most important. In bar charts, which color is used to show the actual progress? That is always green color. तो green color तो show करता है actual process, और bar charts में एक red color और use होता है, वो show करता है when the resources are lagging behind. तो there you use the red color. तो ये थोड़ा colors के बारे में भी पता रहना चाहिए आपको, but green color is used to show the actual progress. A PERT network is activity oriented while CPM is event oriented. It is a false statement. Clarification, I have written it for you. CPM is activity based. CPM में जो सारा नेटवर्क है वो एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है, while PERT network is event oriented. Event is the completion of an activity और commencement. तो event होते हैं ये सर्कल्स से जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये इवेंट होते हैं, राइट। ये जहां से ये एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है उसको बोला जाता है टेल इवेंट, और जहां पर ये कंप्लीट हो रही है उसको बोला जाता है हेड इवेंट। तो इवेंट में भी हेड, टेल और ड्यूअल रोल इवेंट, क्योंकि एक का जो हेड है वो आगे वाली एक्टिविटी के लिए टेल हो सकता है। ये वाला मतलब इस एक्टिविटी के लिए तो ये हेड है, आगे वाली के लिए ये हो गया टेल। तो ड्यूअल रोल मतलब एक इवेंट के दो रोल भी हो सकते हैं, और ये वाला हेड है तो इससे कोई और एक्टिविटी निकलेगी सी, तो वो आगे वाली के लिए टेल हो जाएगा। बट रिमेंबर, PERT इज ऑलवेज इवेंट ओरिएंटेड, CPM इज एक्टिविटी ओरिएंटेड। CPM में जो काम ही होता है वो सारा एक्टिविटी बेस्ड होता है। नेक्स्ट, नंबर 20, fill in the blank are used to represent events. Circles अभी एग्जांपल दिया है, ये देखो सर्कल्स जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं, दे आर यूज टू रिप्रेजेंट इवेंट्स, चाहे टेल हो चाहे हेड हो। आप सर्कल से इवेंट शो करते हैं और लाइंस अलॉन्ग विद एरोज से यूज होती है ये एक्टिविटी। लेकिन सर्कल से क्या यूज होते हैं, क्या शो होते हैं, इवेंट्स। द शॉर्टेस्ट टाइम, it is always called as optimistic time. शॉर्टेस्ट क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको A से डिनोट करते हैं और TO से भी।
अकॉर्डिंग टू टाइम एस्टिमेट्स मेड बाय PERT planner, maximum time needed to complete an activity is called as pessimistic. Pessimistic मतलब TP. तो shortest optimistic, maximum time longest मतलब pessimistic. मोस्ट लाइकली लाइज समवेयर बिटवीन, वो एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सपेक्टेड को निकालने का एक फॉर्मूला सिखाया था आपको, a प्लस 4m प्लस b डिवाइडेड बाय 6। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड और एवरेज टाइम। तो कभी आ जाए एमसीक्यू में तो ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपको ये लेक्चर ध्यान रखना है, दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो ये क्वेश्चंस दिए उनके अलावा भी हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताते चलते हैं जिनको आपको ध्यान रखनी है, सो दैट यू नो इफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम इन योर एग्जामिनेशंस यू आर एबल टू अटेंड देम प्रॉपरली। सो एक्सपेक्टेड टाइम सिंबल है TE, फॉर्मूला a प्लस 4m प्लस b अपॉन 6। और a क्या होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, m क्या होता है मोस्ट लाइकली टाइम, और b क्या होता है पेसिमिस्टिक टाइम। इन अ नेटवर्क a critical path is time wise the shortest path. No, it is false. Critical path is never shortest, in fact it is the longest path. तो critical path क्या होता है हमेशा longest path. The difference between LS and ES, it is called as total float. This has been explained to you in the full course video on critical path कि LS माइनस ES और LF माइनस EF, इट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट विच रिप्रेजेंट्स द टोटल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ईच एक्टिविटी। तो टोटल फ्लोट आता कैसे, या तो आप LS माइनस ES से निकाल लीजिएगा या फिर LF माइनस EF से निकाल लीजिएगा। उसके बाद थोड़ी सी चीज और बता देते हैं आपको, वो भी ध्यान रखिएगा कि टोटल फ्लोट तो आ गया, अगर फ्री फ्लोट का फॉर्मूला पूछें तो फ्री फ्लोट इज टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ जे। स्लैक ऑफ जे मतलब स्लैक ऑफ हेड इवेंट। तो ये है फ्री फ्लोट का फॉर्मूला, कभी आ जाए एमसीक्यू में तो लिखाना। और इसी का ही एक छोटा भाई और है इंडिपेंडेंट फ्लोट, वो आता है फ्री फ्लोट से। तो FF माइनस SI, फ्री फ्लोट माइनस स्लैक, स्लैक ऑफ टेल इवेंट। आई का मतलब क्या होता है, SI का मतलब होता है स्लैक ऑफ टेल इवेंट, राइट। और SJ का मतलब क्या होता है स्लैक ऑफ हेड इवेंट। तो ये सारा चेन की तरह से कनेक्टेड है। पहले इनमें से किसी भी फॉर्मूले से निकाल लेना आप टोटल फ्लोट, LS माइनस ES या LF माइनस EF। टोटल फ्लोट से आएगा फ्री फ्लोट, और फ्री फ्लोट से आता है इंडिपेंडेंट फ्लोट, राइट। सो वी कम टू एन एंड ऑफ द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल MCQs ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कीजिएगा, साथ ही साथ PDFs में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अटैच कर देंगे फॉर योर प्रैक्टिस। सो कीप ऑन रिवाइजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।